हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली इकोनॉमी क्वेश्चंस, जिसको हम बहुत ही टाइम से चला रहे हैं, 3 सालों को चलाते हुए प्रीमिक्स कहते हैं। दोस्तों हम हर शाम 5 सवाल डिस्कस करते हैं। हर रोज़ एक सब्जेक्ट रहता है जिसकी थीम रहती है। फॉर एग्जांपल आज इकोनॉमी का डे है, तो आज इकोनॉमी के 5 सवाल डिस्कस करेंगे। जुलाई के हम 3rd वीक में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करें। 5 सवालों के टॉपिक्स क्या रहेंगे आप पहले देख सकते हैं। थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है कि आने वाले चीज़ों में आपको अकॉर्डिंगली कैसे टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल दोस्तों, जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, हमने बहुत बार हमारे वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। बीईपीएस आप करंट अफेयर्स पढ़ते आए, आपको पता होना चाहिए ये किससे ताल्लुकात रखता है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, देखने में मुश्किल लगते हैं। मैं आपको यही चाहता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू समझाना कि सवाल देखने में कई बार मुश्किल लगते हैं। अगर आपने जैसे पुरानी तैयारी कर रहे हैं तब तो आसान सवाल है, अगर नया शुरू किया है तो आपको लगेगा अरे क्या पूछ लिया। ठीक है, तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ये किससे एसोसिएटेड है? ये फिस्कल डेफिसिट से, टैक्स अवॉइडेंस, या सरकार के डेट मैनेजमेंट से, या फिर सेंट्रल बैंक कैसे मैनेज किए जाएं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए राइट आंसर यहां पर क्या है? एंड राइट आंसर इज टैक्स अवॉइडेंस। दोस्तों कई कंपनियां क्या करती हैं कि अपने बेस को शिफ्ट कर लेती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में प्रॉफिट कमाया तो इंडिया से प्रॉफिट को शिफ्ट करके लेट्स से नेदरलैंड्स भेज दिया। क्योंकि नेदरलैंड्स में प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया क्योंकि बोला कि हमारी जो पेरेंट कंपनी है, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर्स किसी और कंट्री में, एंड यहां इंडिया पे टैक्स पे नहीं किया, नेदरलैंड्स में टैक्स होता नहीं, तो कंपनी को कोई टैक्स पड़ा नहीं, इंडिया का भी टैक्स जाता रहा, इंडिया के साथ थोड़ा छल कपट हो गया। तो इसीलिए बीईपीएस पर्टिकुलरली लाया गया, कंपनियों द्वारा लाया गया है दुनिया में, ताकि अपने टैक्स को बचा सकें। लेकिन गरीब कंट्रीज में, इंडिया टाइप जो कंट्रीज हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं अभी दोस्तों, हमें टैक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे मुनाफा कमा रही है तो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट ना करे, हमारे साथ टैक्स शेयर करे, ताकि हमारा भी यहाँ पर जो डेवलपमेंटल काम भी चल सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बीईपीएस को लेकर जो इवन ओईसीडी जो अमीर कंट्रीज हैं, अमीर कंट्रीज ने भी प्लान बनाया कि ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। गरीब कंट्रीज तो ज़्यादा ही इसमें जो उनके साथ बुरा हो जाता है, इसीलिए ओईसीडी ने एक इसके लिए प्लान बनाया। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो बीईपीएस को लेकर सरकार अभी क्या कर रही है? फॉर एग्जाम्पल जिसको इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं, इसके कारण न्यूज़ में इक्वलाइजेशन लेवी क्या होती है? ऐसी कंपनीज फॉर एग्जाम्पल गूगल एटसेट्रा, ये क्या करते हैं कि आपके यहाँ पर ऐड लगा दी, लेकिन हेडक्वार्टर्स हैं गूगल के जो यूएसए में, तो वो बोलते हैं कि हम यूएसए में टैक्स पे करेंगे। आपने लेकिन ऐड कहाँ पे लगाई? इंडिया में। तो इंडिया का रेवेन्यू यूएसए में टैक्स जा रहा है उसका, तो काम गलत है। तो सरकार ने इस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी थी कि अगर आप इंडिया में ऐड दिखाते हैं, इंडियन बंदों से पैसा कमाते हैं और इंडियंस को ऐड दिखाई जाती है, तो आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो ये बात थी। अब इसको आगे एक्सटेंड करने की बात है। वो कह रहे हैं अगर अमेजॉन एटसेट्रा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यूएसए बेस्ड या कहीं फॉरेन मल्टीनेशनल्स हैं, वो भी इंडिया में टैक्स पे करेंगी अगर इंडिया में वो बिजनेस करती हैं। और कौन सा? ई कॉमर्स वाला। तो ई कॉमर्स पर भी अब इक्वलाइजेशन लेवी लगाने की बात हो रही है। सरकार ने ये पहले ही वैसे बजट में अनाउंस कर दिया था, तो अब इसको इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, ताकि कंपनीज अपना जो बेस को इरोड करके प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं, जो तो उस कारण टैक्स नहीं पे करती, उसको रोका जा सके। ओके, हमने इस पे वीडियोस बनाए, आप इसको सर्च करेंगे आराम से आपको मिलेगा। बीईपीएस स्लीपी क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल पर दोस्तों, इसमें से कौन सी डेट सिक्योरिटीज हैं? पहला नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, देन नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कमर्शियल पेपर्स। तो आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सी डेट सिक्योरिटीज हैं। ठीक है दोस्तों, एंड ऑप्शन से मैं आप चाहता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू आप ऑप्शंस को यूज कीजिए एंड अपने आंसर को बनाइए, क्योंकि दोस्तों राइट आंसर क्या है? सभी करेक्ट हैं। आपको अगर डाउट होता तो ये रहता है प्रेफरेंस शेयर्स में, कि प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ शेयर्स लिखा हुआ है, ये तो बात नहीं होनी चाहिए ना, शायद ये मेरे को लगता है नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। देखो डिबेंचर लिखा हुआ है, डेट पक्का है ना। 1 आपको श्योर है, 2 आपको लग रहा है नहीं होगा। तो 1 तो यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो कहाँ 1 नहीं है? 3 ओनली। तो नहीं 1 तो होना ही चाहिए आंसर में। तो 1 होना चाहिए, तो कौन सा आंसर होगा? 1 और 2। अच्छा 2 में आपको इतने कन्विक्शन नहीं आ रही, तो 1 तो पक्का ही है। कमर्शियल पेपर भी उधार ही होता है, ये भी होना चाहिए। 1 और 3 भी होने चाहिए। कौन सी ऑप्शन में? सिर्फ इसी में। तो 2 को भी आपको मार्क करना ही पड़ेगा, एग्जाम में भी आपकी ऐसी ऑप्शंस हेल्प करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जो मार्केट रेगुलेटर है हमारा सेबी ने रिसेंटली ही कहा कि वो डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट करने का प्रोसेस को थोड़ा आसान चाहता है करना, एंड उसके प्रोसेस को थोड़ा और जल्दी चाहता है करना, कि जल्दी लोग ताकि डेट को मार्केट से ही लें। बैंक अगर उधार नहीं दे रहे एनपीएस के डर से, तो सेबी कह रहा है कि आप मार्केट से आके उधार ले लीजिए। ठीक है, बहुत से जैसे डेट सिक्योरिटीज के एग्जाम्पल क्या है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, सरकार जो उधार लेती है ना, कंपनीज अगर उधार लेती है, कमर्शियल पेपर कहा जाता है, तो ऐसे ही सब नाम आपको बताने चाहिए। देन
दोस्तों नॉन कन्वर्टिबल बहुत सारे डेट्स भी रहते हैं जो अदरवाइज जो कन्वर्टिबल अगर डेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है, उसका मतलब क्या होता है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक फ्यूचर डेट में अपने उधार को हिस्सेदारी में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल का मतलब नहीं होगा। यही सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स में आपको एक कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 8%, 10%, जो भी कंपनी डिसाइड कर लेगी वो आपके वहाँ पे, एंड प्लस आपको वोटिंग राइट्स भी नहीं रहते, इसीलिए इसमें इक्विटी लाइक फीचर्स नहीं होते। ठीक है, तो आप जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसमें भी नॉन कन्वर्टेबल वाले इसको डेट के जैसे ही क्लासीफाई किया जाता है सेबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी एंड अकॉर्डिंगली ही ऑप्शंस मार्क करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपने यहाँ थोड़ा ध्यान दें, मैं आपको हमेशा हेल्प करता हूँ। फॉल्स, जो आपको अगर टेस्ट सीरीज वगैरह में सवाल अगर सॉल्व करें तो वहां पे देख लेना। ठीक है, फॉल्स लगा हुआ है, ट्रू लगा हुआ है। ओके, तो ओके, ये क्वेश्चन है अबाउट एक्सटेंडेड पार्शियल जो गारंटी स्कीम सरकार की थी, EPCGS कहते हैं जिसको, इसके तहत कौन सी स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स है? पहला, इसको मॉडिफाई, जो पहले पीसीजीएस थी इसको मॉडिफाइड पीसीजीएस भी कहा जाता है या एक्सटेंडेड भी कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए। अगर मॉडिफिकेशन देखें उसके तहत जो भी एनबीएफसी या एचएफसी जो जिनके पास स्पेशल मेंशन अकाउंट में जो लिस्टेड हैं, जो कैटेगराइज्ड हैं, उन्हीं से ही हम उधार ले सकते हैं। ठीक है, ऑन टेक्निकल रीजंस। ठीक है, जो 1 अगस्त 2018 के 1 साल पहले तक जो पार्टिसिपेंट थे उन्हीं से ही जो अदरवाइज किसने उधार लेना है आपको पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा नहीं आपको, वरना आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने बताना है कि क्या SMA अकाउंट SMA 1 अकाउंट वाले ही हैं या कोई और है। देन दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कौन उधार ले रहा है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स किसकी? जो हमारी NBFCs हैं, उनके पास अगर किसी तरह के कोई पेपर्स एक्सेट्रा हैं तो उनको खरीद सकता है जो पब्लिक सेक्टर बैंक। ये जो RBI जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो यहां पर लेकिन कोई सोवरेन गारंटी दी गई थी नहीं। आपने बताना है, यहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो सोवरेन गारंटी। क्या ये बात सही है? या फिर सरकार ने गारंटी दी थी कि जो आप जो बॉन्ड्स वगैरह परचेज करेंगे एनबीएफसी से उसमें आपको गारंटी मिलेगी? दोस्तों मैंने लेक्चर में ये कवर भी किया था, आपको पता होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत पर पूरा डिटेल्ड लेक्चर डाला था मैंने एक, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो आपके लिए सवाल ये मुश्किल हो सकता है आज। ओके दोस्तों, कौन सी ऑप्शंस यहाँ पर, सॉरी ये बोथ आर फॉल्स होना चाहिए, नन और या फिर नन ऑफ दीज इज फॉल्स। तो बताइए दोस्तों कि राइट आंसर क्या है यहाँ पर, एंड राइट आंसर क्या है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर देखें तो 2 गलत है, 1 इज करेक्ट। SMA 1 कैटेगरी वाली एनबीएफसीज को अलाउड है यहाँ पर कि वो जो SMA 1 क्या होता है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ यहाँ पर दोस्तों कि अब एनपीए अकाउंट वाला जो अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, एनपीएस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जो टर्म्स एक्सेट्रा पता होने चाहिए। तो सिंपली आप एनपीए प्लस स्लीपी क्लासेस लिख के करिए सर्च, आपको एक ये आपका होमवर्क बना लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए, आप इसको लिखिए एंड देन सर्च कीजिए, आपको आइडिया मिलेगा व्हाट इज SMA अकाउंट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक लाइन से जब हम समझते चलते हैं आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाता है। ओके, देन उसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत ने सरकार ने कहा था कि हम 20% तक आपको गारंटी देते हैं, जो भी जितने का भी आप बॉन्ड्स एक्सेट्रा पेपर्स परचेज कर रहे हैं, बैंक्स को कहा गया उसका 20% तक हम आपको गारंटी देते हैं, अगर कोई वापस नहीं करेगा तो हम कर देंगे। तो ये बात कही गई थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि सोवरेन गारंटी है लेकिन 20% तक की है, जो परचेजिंग के अगर लॉस होता है किसी बैंक को। आत्मनिर्भर भारत में इसको लाया गया था एंड जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको कहा गया था कि आप एनबीएफसी से जो उन्होंने आगे उधार दिया हुआ है उसको आप खरीद लीजिए एंड उनको कैश दे दीजिए ताकि उनके पास जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ओके, चलिए दोस्तों अगला सवाल चलते हैं। थोड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन मुश्किल सवाल करते करते ही हमें आइडिया मिलना शुरू होता है कि हमें किस लेवल तक बात ले जानी है। चलिए नेक्स्ट सवाल में कह रहे हैं कि लास्ट 5 सालों के ट्रेंड्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड यूपीएससी टाइप सवाल, ट्रेंड्स पूछते हैं आपसे, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 15, कभी 3 साल, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो जो आपने ट्रेंड कभी इसलिए देखना शुरू कीजिए अकॉर्डिंगली। वो कह रहे हैं लास्ट 5 सालों के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो कौन सी बातें यहाँ पर क्या है करेक्ट है। ऑलराइट, पहला कि दोस्तों वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एक्साइज ड्यूटी कलेक्टेड ऑन फ्यूल। जो फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट की लगातार बढ़ी है। कितने सालों की बात की गई है? पिछले 5 सालों में। क्या सही है गलत? देन
दोस्तों वो कहते हैं कि कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ इन द शेयर, जो भी हिस्सा होता है सेंट्रल एक्साइज का इन द टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें जो शेयर है, जो हिस्सा है सेंट्रल एक्साइज का, वो भी रेगुलरली बढ़ा है पिछले कितने सालों में, ध्यान दें 5 सालों में। ठीक है, तो इसको आंसर कर सकते हैं अब आप 1 2 बोथ या नन ऑफ दीज, कौन से करेक्ट है यहाँ पर, एंड राइट आंसर इज कि दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे आप देखिए कि डेफिनेटली ये न्यूज़ में था क्योंकि प्राइसेस ऑफ फ्यूल बहुत रेगुलरली बढ़े, लेकिन रिसेंटली जो हमारी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल होता है ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, इसने बताया हमें कि अगर हम 2014-15 जब ये हमारी एनडीए गवर्नमेंट पावर में आती है उसके बाद से देखें डेफिनेटली एक्साइज जो ऑन फ्यूल वो बढ़ता गया, लेकिन अगर आप वो कहते हैं कंपेयर करें, अगर आप 2015-16 के बाद से वो घटता जा रहा है। वो जो 2015-16 के बाद 16-17 में 2.42 करोड़ था, उसके नेक्स्ट ईयर में और घट गया था, उसके नेक्स्ट ईयर में वो कह रहे हैं थोड़ा और कम हो गया था। अभी इसलिए बोलते हैं कि हाँ डेफिनेटली 2014-15 से कंपेयर करो तो ऊपर चला गया, लेकिन एक पीक हिट करने के बाद नीचे आ गया। ठीक है, और सेम अप्लाइज टू व्हाट, हिस्सा। वो कह रहे हैं पहले 28% था जो सेंट्रल एक्साइज लगती है हमारे फ्यूल पर, वो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस का 28% था, घटकर 25% हो गया, अब 23% के आसपास है। तो ये लेटेस्ट डेटा अभी सरकार ने जो प्रेजेंट किया उसके तहत हमें पता लगता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है हमें, क्योंकि हमारी कॉमन नॉलेज कह सकती है कि सरकार इतना एक्साइज लगा रही है, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, तो पक्का ही पक्का डेफिनेटली ये कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा होगा। नहीं बढ़ा दोस्तों, ये एक सवाल ऐसा आपको कॉमन सेंस आपका गलत करवा सकती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें इसी को। ओके, चलिए दोस्तों आज का आखिरी सवाल करते हैं। तो ये है अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs कहा जाता है, SEZ जो मर्जी कहिए। अभी पहला, भारत में अभी 500 से ज्यादा अप्रूव्ड SEZs हैं, क्या ये बात सही है? दूसरा, ये इनको शुरुआत हुई थी इनकी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ के तहत, एंड पहला एशिया का पहला EPZ कांडला में 1965 में लगाया गया। कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट? एंड थोड़ा ये अगर आप मेंस की ओरिएंटेड तैयारी रखते हैं तो आपको आता होगा, ये मुश्किल सवाल नहीं है, नहीं रखते तो मुश्किल कहानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इज ओनली 2। भारत में 500 नहीं दोस्तों, अभी अप्रूव्ड अगर हम देखें 423 के आसपास अप्रूव्ड है। ठीक है, जिनकी फॉर्मल अप्रूवल है, नोटिफिकेशन जिनकी जारी हो चुकी है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट या जैसे मर्जी, वो 357 के आसपास हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स भी थोड़ा देख लें तो इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड देन दोस्तों SEZ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चाइना से अगर हम चाहते हैं इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाना तो हमें खुद सामान बनाना होगा, और हमें खुद बनाकर कंज्यूम करने के लिए अपने और दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए भी। ठीक है, कांडला में पहला ही जो EPZ बनाया गया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, जो प्रोसेसिंग जोन। एंड SEZ वगैरह में ग्रेजुअली इसमें क्या किया गया था कि अगर फॉरेन अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो चाहते हैं इंडिया में आकर अगर मैन्युफैक्चरिंग करना, उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें हम, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी बिजली होनी चाहिए अनइंटरप्टेड, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर आपको मिलेंगी? SEZ में मिलती हैं। और इसी कारण भारत में ग्रेजुअली SEZ एक्ट भी ले आया भारत, और SEZ एक्ट के तहत अब जो लैंड रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा बहुत इजी कर दिया गया, इवन की लेबर लॉज काफी जो रिलैक्स्ड रहते हैं, और प्रोसेसिंग जोन्स के में डिवाइडेड रहता है, ये प्रोसेसिंग जोन है एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो SEZ अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको एक और होमवर्क देता हूं, तो आप मैट के बारे में भी पढ़िए, हमने भी मैट डिस्कस किया है। आप SEZ मैट अगर लिख के अगर सर्च करेंगे तो आपको कहानी समझ आएगी। ठीक है, हमने SEZ से जुड़ा हुआ एक मेंस का सवाल भी डिस्कस किया हुआ है, व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, आप सिंपली SEZ स्लीपी क्लासेस सर्च करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, और क्या इन्होंने अपना टारगेट अकम्प्लिश किया, जो इनका गोल था वो अकम्प्लिश किया, आपने कमेंट करना है। बहुत स्टैंडर्ड मेंस टाइप क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो उस पर आपको मैंने थोड़ा समझाया हुआ है। ठीक है, SEZ को आपको सवाल मिल जाएगा। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का प्रीमिक्स। अगर आप चाहते हैं हमारे कुछ जो कोर्सेज के बारे में जानना, तो बैच 2 अभी चल रहा है हमारे PCM का। ठीक है, जिसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करते हैं, बहुत हॉलिस्टिक तैयारी करते हैं, एंड दोस्तों सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करते हैं। अगर आप इसके टाइमलाइन देख लें, आपको टाइमलाइन से काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि अभी ये बैच शुरू हो चुका है 6 जुलाई को, ओरिएंटेशन लेक्चर्स इसमें आए थे, अभी ग्रेजुअली आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कोर्स के लेक्चर शुरू हो गए हैं विद द शेड्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शेड्यूल है यहाँ पर, देन टाइमली यहाँ पर आपके जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, 15-15 दिन में टेस्ट आते रहेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी, आप 100 से ज़्यादा मेंस के सवाल लिखेंगे, एंड देन 22 फरवरी के आसपास हम क्रैश कोर्स शुरू कर देंगे जो हमारे प्रीलिम्स को टारगेट करता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हम अवेलेबल कराने की आपको ट्राई कर रहे हैं कि 20,000 रुपए से कम में सिर्फ और सिर्फ एक मेंस की टेस्ट सीरीज ही मैं देखता हूँ कई बार मार्केट में 25, 26, 30 हज़ार की है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कंटेंट लेक्चर्स भी हैं इसमें, आपके पास प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है, मेंस की आंसर राइटिंग भी है, क्रैश कोर्स भी है, एंड देन आपको हम टेलीग्राम ग्रुप भी बना देते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, आप उसमें डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। डिस्कशन बोर्ड है वैसे हमारा ऑनलाइन, जो हमारी
हमारी वेबसाइट पर, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। तो लेकिन ये सब कुछ हम अवेलेबल कराने की आपको ट्राई कर रहे हैं 20,000 से कम में। तो इसीलिए मुझे लगता है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचानी ज़रूरी हो जाती है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कोचिंग तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी ओरिएंटेड हमें आपको यहाँ पर कंटेंट एंड टेस्टिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली जुड़िए हमारे साथ, तो फायदे की बात है। ठीक है, तो प्री प्लस मेंस 2021 का है। सोशो का बैच 2 बंद हो गया है, उसमें एडमिशन फुल हो गई थी। तो पॉल साइंस में भी अभी चालू है एंड एसए में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टारगेटिंग 2021, तो थोड़ा सीरियस एक तो हो जाते हैं, एक अकॉर्डिंगली। सेकेंडली आप शेड्यूल के हिसाब से चलना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें टाइम पर खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज आप सारा सारा दिन अखबार ही पढ़ते रहते हो। हाँ, अखबार पढ़ते गए तो कब जीएस कब खत्म होगा, कब आपका ऑप्शन खत्म होगा। तो इसलिए ज़रूरी है एक शेड्यूल बनाएं, उसके हिसाब से काम करें। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था। बाकी हमारी वेबसाइट ऊपर जाकर आप टारगेट 2021 में जाके इसको परचेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी चीज़ें एंड पीडीएफ एटसेट्रा। हम टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रहे हैं, है ना, नीचे भी लगा दिया हमने, और हमारी वेबसाइट पर भी रेगुलरली शेयर हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर लगा हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, तो बस प्रीमिक्स आज का ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और थोड़ा होमवर्क मिला आपको, थोड़ा होमवर्क भी कर लीजिए, चीज़ें सर्च कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ऑलराइट, यही छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों बाद में आपको याद आएंगी एंड आपका रैंक दिलाएंगी। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।